हेलो, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलविन स्टडी में। आज हम क्लास 7 भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रारंभिक मानव पूर्ण रूप से भोजन के लिए भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर था। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन आधुनिक मानव ने अपने कौशल से फसल का उत्पादन, घर बनाना, परिवहन एवं संचार का विकास किया। मनुष्य ने अपने कौशल से फसल का उत्पादन, घर बनाना, परिवहन एवं संचार का विकास किया। इसके बाद हम देख लेते हैं बस्ती। बस्ती से पहले हम एक शब्द होता है वास स्थान, उसके बारे में जान लेते हैं। वास स्थान क्या होता है? वह स्थान जहां पर भवन एवं बस्तियों का विकास होता है। वास स्थान कहलाता है। वह स्थान जहां पर भवन एवं बस्तियों का विकास होता है वास स्थान कहलाता है। अब हम बस्ती को जान लेते हैं, बस्तियां क्या होती हैं। बस्तियां वह स्थान जहां पर मानव रहने के लिए घर का निर्माण करता है, बस्तियां कहलाती है या बस्ती कहलाती है। बस्ती कहलाती है। हमने जाना कि अधिकतर बस्तियां जो होती हैं वो नदियों के पास में नदियों के तट पर बस्तियों का विकास हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी के पास
पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता था होता है एवं नदी के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है। उपजाऊ होती है जहां पर मनुष्य कृषि कर सकता है। आइए बस्तियों के बारे में जान लेते हैं। बस्तियां कितनी प्रकार की होती है? बस्तियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थायी बस्ती, दूसरी होती है स्थायी बस्ती। अब हम जान लेते हैं अस्थायी बस्ती किसे कहते हैं और स्थायी बस्ती किसे कहते हैं। अस्थायी बस्ती जो होती है वो एक छोटे समय के लिए, एक कम समय के लिए बनाई गई बस्ती अस्थायी बस्ती कहलाती है। अस्थायी बस्ती कहलाती है। जैसे हम देख सकते हैं गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में, पर्वतों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में और पर्वतों में हमें अस्थायी बस्ती देखने को मिलती है। ये अस्थायी बस्ती जो ऋतु प्रवास के कारण भी बसाई जाती है। अस्थायी बस्ती लोग जब वहां पर भोजन वगैरह उपलब्ध नहीं होता, वहाँ का भोजन खत्म हो जाता है या वहाँ के मौसम में, जलवायु में परिवर्तन आने लगता है, तो वो लोग बस्ती को छोड़ देते हैं, किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जब वहाँ का मौसम, जलवायु सही हो जाती है तो फिर वहाँ पे आके रहने लगते हैं। हमने देखा अभी ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास वह होता है मौसमी परिवर्तन के कारण, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। आइए अब जान लेते हैं हम स्थायी बस्ती के बारे में। स्थायी बस्ती क्या होती है? स्थायी बस्ती लंबे समय के लिए बनाई गई बस्ती होती है। यह जब तक यहाँ से नहीं जाती, जब तक कोई प्राकृतिक आपदा या यहाँ की आसपास की जलवायु ज्यादा ही कष्टदायक ना हो।
स्थायी बस्ती, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले मनुष्य इधर उधर भोजन की तलाश में, वस्त्र की तलाश में और आवास की तलाश में घूमता रहता था। लेकिन जब से मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया और कृषि का उत्पादन शुरू किया, तो वह उसको एक आवास की जरूरत भी पड़ी, क्योंकि वो पशुओं की देखभाल करने के लिए और फसलों की देखभाल करने के लिए वो वहाँ पे रहना जरूरी था, क्योंकि पहले जो मनुष्य था वो इधर उधर विचरण करता रहता था, इसलिए वहाँ पर लोगों को स्थायी बस्ती की आवश्यकता पड़ी। अब हमने इसको बांटा था स्थायी और अस्थायी के रूप में। अब हम इसको ले सकते हैं शहर, गांव के रूप में। शहर क्या होते हैं? शहर सघन बसे होते हैं। गांव क्या होते हैं? गांव विरल बसे होते हैं। विरल का मतलब दूर दूर बसे होते हैं। सघन का मतलब पास पास में घर होते हैं, उसको सघन बस्ती कहते हैं। जो दूर दूर घर बसे होते हैं उसे विरल बस्ती कहते हैं। शहर में रोजगार अधिक होते हैं। इसे उद्योग ज्यादा होते हैं शहर में, उद्योग। शहर का स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं, शिक्षा अच्छी होती है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी होती है। और यहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा अच्छी होने के कारण मतलब कि लोग दूर दूर से, गांव से आकर के शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार भी उपलब्ध होता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी उपलब्ध होती हैं और शिक्षा के साधन भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम गांव को देख लेते हैं। गांव विरल बसा होता है। गांव के लोगों का मुख्य रोजगार कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन होता है। गांव में जैसा कि हमने देखा विरल घर दूर दूर बसे होते हैं और ये जो आसपास की प्राकृतिक वनस्पति होती है उनका भी उपभोग करते हैं। अब देख लेते हैं, हमने बस्ती के बारे में पढ़ा, अब परिवहन के बारे में जान लेते हैं। परिवहन क्या होता है? लोगों एवं सामान को जिस माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उसे परिवहन कहते हैं। लोग एवं सामान को जिस माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं उसे परिवहन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक बहुत लंबा समय लगता था। पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, बहुत लंबा समय लगता था। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो, या फिर पहिए के आविष्कार से पहले लोग परिवहन के लिए घोड़े का उपयोग करते थे, खच्चर का उपयोग करते थे। वो आज भी करते हैं, पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में गधे का उपयोग करते थे। और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और घोड़ा गाड़ी हमने देख लिया है, घोड़ा गाड़ी देख सकते हैं। लेकिन
ये जो परिवहन के साधन थे वो बहुत ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की इनकी आवश्यकता होती थी। जैसे हमें कहीं लंबा जाना होता था तो हमें सुबह से शाम तक हो जाती थी। लेकिन आज का जो 20वीं सदी का युग है हमारा, इसमें परिवहन के बहुत अच्छे अच्छे साधन हमने विकसित कर लिए हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का हमने खोज करी, इससे परिवहन और भी आसान हो गया। मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, जलयान जिसे जहाज कहते हैं, वायुयान, ये सभी हमारे परिवहन के साधन हैं। अब इनको हम इनकी अलग अलग कैटेगरी में रख लेते हैं, जैसे स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के आधार पर। स्थल मार्ग में देख लेते हैं हम। स्थल मार्ग में दो आ सकते हैं, एक तो सड़क मार्ग, एक रेल मार्ग। सड़क मार्ग बहुत अच्छा साधन है, एक स्थान से कम दूरी पर जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। रेलगाड़ी लोगों और सामान को ले जाने के लिए, लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। ये हमारा स्थल मार्ग था। जल मार्ग देख लेते हैं। जल मार्ग पहले लोग जब ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी, जब हमारा वायु मार्ग इतना विकसित नहीं था, तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने के लिए और सामान का आवागमन करने के लिए जल मार्ग का उपयोग करते थे। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्देशीय, जल मार्ग, दूसरा होता है हमारा समुद्री जल मार्ग। समुद्री जल मार्ग, अंतर्देशीय जो जल मार्ग होता है उसमें हम नदी एवं झील के माध्यम से, नाव एवं जहाज के माध्यम से नदी के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर तक सामान को, लोगों को पहुंचाते हैं। लेकिन जो समुद्री जल मार्ग होता है, समुद्री जल मार्ग एक ज़्यादा लंबी दूरी के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे विदेशों से सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए हम समुद्री जल मार्ग का उपयोग करते हैं। हमारा तीसरा है वायु मार्ग। वायु मार्ग परिवहन में सबसे तेज परिवहन का साधन है। ये बहुत लंबी दूरी बहुत ही कम समय में पूरी कर ले, इसके माध्यम से बहुत लंबी दूरी बहुत कम समय में पूरी कर लेते हैं। ये है एक बहुत द्रुत परिवहन का साधन है। इसका ईंधन बहुत महंगा होने के कारण
ये है परिवहन का सबसे महंगा साधन है। वायुमार्ग इसका ईंधन सब अधिक खर्चीला होने के कारण इसका जो परिवहन का साधन है सबसे महंगा होता है। हमारे स्थल मार्ग में, जल मार्ग में, इन सब में सबसे ज्यादा महंगा जो यातायात का साधन होता है वो वायु मार्ग होता है। आइए संचार के बारे में जान लेते हैं। संचार संचार का मतलब होता है एक संदेश को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना। मतलब कि संदेश को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाना। किसी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। किसी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। पहले संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे जितने के आज के समय में है। पहले संचार डाक द्वारा हम करते थे, टेलीफोन द्वारा करते थे। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे उपकरण हमारे वैज्ञानिकों ने, आधुनिक मानवों ने विकसित कर लिए हैं जिससे कि एक बहुत ही कम समय में हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं। किसी से भी अपनी वार्ता, दूर बैठे हुए व्यक्ति से भी वार्ता हम कर सकते हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं टीवी, अखबार, समाचार पत्रिका, मोबाइल फोन, ईमेल, इसमें हम रेडियो देख लेते हैं। रेडियो ये ऐसे साधन हैं जो हम एक बहुत कम समय में किसी दूसरे व्यक्ति तक कोई भी मैसेज हम पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारा टीवी हो गया, अखबार हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्रिका हो गया। ये सभी साधन ऐसे होते हैं जिनको हम जनसंपर्क साधन कहते हैं। जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। हम टीवी, अखबार, रेडियो को जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। हम इनके द्वारा एक ही समय में बहुत सारे लोगों से या बहुत सारे लोगों तक कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं। ये सभी हमारे संचार के कुछ महत्वपूर्ण साधन थे। संचार के बारे में हमने जाना। हमने पहले बस्तियों के बारे में जाना, फिर परिवहन,